हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। अतुल्स एकेडमी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेकंड चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स जो हो वो फिनिश हो चुका है। आज हम जो है आपको सेकंड चैप्टर में लेके चल रहे हैं जो कि आपका क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन है। व्हाट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन? ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है, मानव जनन क्या होता है। ठीक, व्हाट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन? क्लियर? इस चैप्टर में हमें ह्यूमन के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, तो आप जो है केयरफुली देखें इधर। ठीक, आपके जितने भी सेंस ऑर्गन हैं, जितने भी 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, पांचों सेंस ऑर्गन्स को आप क्या करेंगे, एक पॉइंट पे जो है क्या करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे और चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, समझना स्टार्ट करेंगे। ओके, मानव जनन क्या होता है? मानव जनन जो होता है वो लैंगिक तरीके से होता है। ठीक है, किस तरीके से होता है? लैंगिक तरीके से होता है। ठीक, आप लोगों को पता होगा कि जनन जो होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है लैंगिक जनन, जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड सेकंड होता है अलैंगिक जनन, जिसे बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, लैंगिक जनन के बारे में, कि लैंगिक जनन होता कैसे है, कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। इस चैप्टर में पहली बात हमें क्या पढ़ना है, पुरुष जनतंत्र, जनन तंत्र, जिसको बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्त्री जनन तंत्र बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थर्ड नंबर पे आपको मिलेगा क्या, युग्मक जनन। युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। आवर्त चक्र हो गया, जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलेंगे। इसी चैप्टर में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आपको क्या मिलेगा, निषेचन मिलेगा। निषेचन मीन्स होता है फर्टिलाइजेशन। ये हमारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स थे। ये सारे क्या थे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स थे। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस किस पार्ट्स का कौन कौन सा वर्क होता है, इस चीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे, ध्यान से इसको देखेंगे। इसके बाद स्त्री जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस पार्ट के क्या क्या वर्क होते हैं। फिर गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस कैसे परफॉर्म होती है, इसके बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट हम पीरियड्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी जो है परिघटनाएं होती हैं, कौन कौन से फनामेना जो होते हैं फीमेल्स में परिघटित होते हैं, जिसकी वजह से ये पीरियड्स, जिसको आवर्त चक्र बोला जाता है, इसी का दूसरा नाम मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ठीक, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमें मिलेगा निषेचन, जहाँ पे आपका मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स और स्पर्म एंड ओवम जिस प्लेस पे क्या करेंगे, जाकर मिलेंगे। एक ऐसी स्टेज जहाँ पे दोनों का क्या होगा, मिलाप होगा, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, निषेचन। इंग्लिश में कहेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक, इसके बाद हम क्या देखेंगे, अंतररोपण। अंतररोपण मीन्स क्या होता है, इसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक, अब जब जाइगोट बन जाएगा तो जाइगोट बनने के बाद जो एम्ब्रियो है वो फीमेल के ओवरी में जा करके इम्प्लांट होगा, इसको इम्प्लांटेशन बोलेंगे। इसी को हम क्या बोल देते हैं, अंतररोपण। ठीक है, ये जा करके इसके मियोमेट्रियम में, एंडोमेट्रियम में फिक्स होगा, एक जगह पे सेट होगा। ठीक है, फिक्स होगा, जिसपे अब क्या होगा, एक वॉल बन जाएगी। और ये सारी प्रोसेस बाद में फिर बताएंगे डिटेल में। ठीक है, सगर्भता क्या होती है, भ्रूण परिवर्धन क्या होता है, प्रसव क्या होता है, दुग्ध श्रावण क्या होती है। ठीक है, इसमें आपको जो है सहगर्भता, एम्ब्रियो कैसे बनेगा, फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, भ्रूण का परिवर्धन, फिर आपका प्रसव होगा, कैसे जो है बाई बर्थ की प्रोसेस क्या है, बेबी के कैसे बर्थ होगा, कौन कौन से एंजाइम्स उसमें काम करेंगे, कौन कौन सी मसल्स जो होती हैं किस टाइम पे कैसे वर्क करेंगी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जो है प्रसव में पढ़ेंगे। प्रसव
ठीक। इसके बाद आपका लैक्टेशन है, जिसको दुग्ध श्रावण कहते हैं। दुग्ध श्रावण की प्रोसेस कैसे होती है, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस होती है, इस चैप्टर में हमें इन सारे चीज़ों के बारे में स्टडी करना था। डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी चैप्टर्स के इंट्रो। क्लियर। इस चैप्टर्स के इंट्रो में जो है हम सभी लोग जानते हैं कि मानव जो है लैंगिक रूप से जनन करने वाला और सजीव प्रजक जरायुज प्राणी है। ठीक। जरायुज मीन्स क्या होता है, एक होता है आपका जो अंडे को जन्म देते हैं, ठीक, विविपोरस और ओविपोरस। ठीक, 2 टाइप्स के आपके जीव होते हैं। कुछ जानवर या कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सीधे क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक, उन्हें हम जरायुज कहते हैं। ठीक है, जो बच्चों को जन्म दे, जिनके त्वचा पे रोएं पाए जाएं, हेयर्स होते हैं, के पास मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, अपने बच्चों को दुग्ध का श्रावण करा सके, दुग्ध का पान करा सके, ऐसे जीवों को जो है हम लोग क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। ठीक है। इसके अंतर्गत जो है युग्मक जनन जो होता है, कैसे शुक्राणुओं तथा स्त्री अंडाणु का बनना। ठीक, कैसे शुक्राणु बनते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन होता कैसे है। ठीक है। और स्त्री जनन पथ जो है में शुक्रिकाओं का स्थानांतरण, कैसे वो ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है। इसी सारे चीज़ों के बारे में हम जो है आज क्या करेंगे, आपको बताएंगे, इसको समझाएंगे। क्लियर। ये थी हमारी इंट्रो। अब हम आपको ले चलते हैं पुरुष जनतंत्र, जिसको हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहली बात तो ये जानिए कि पुरुष जनतंत्र जो होता है वो शरीर के श्रोणि क्षेत्र क्या होता है, जिसको पेल्विक रीजन कहते हैं। जो नाभि होती है, नाभि के नीचे का जो एरिया होगा उसको हम लोग जो है श्रोणि क्षेत्र या पेल्विक रीजन बोलते हैं। मेनली जो होते हैं ह्यूमन में 2 रीजन होते हैं। एक पेक्टोरल रीजन होगा, जिसको ये ऐसे ऐसे जो हिल रहा है, इसको हम अपने शोल्डर्स को हिला सकते हैं, मूवमेंट करा सकते हैं अच्छे से। ठीक, ये हमारा क्या होगा, पेक्टोरल। ठीक, पेक्टोरल रीजन। एंड नीचे का पार्ट जो जाते हैं, जो हमारी नाभि होती है, नाभि के जस्ट नीचे से स्टार्ट होगा आपका क्या, पेल्विक रीजन होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, श्रोणि क्षेत्र कहते हैं। ठीक, इसके अंदर जो होते हैं क्या पाए जाते हैं, एक जोड़ा आपका वृषण पाया जाता है। ठीक, वृषण होता है जो कि आपका क्या होता है, सहायक अंगी। कुछ जो होती हैं आपकी नलिकाओं के साथ एक जोड़ी ग्रंथियां, वाह जनेंद्रियां शामिल होती हैं। ठीक, आइए इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हैं। इस स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट हैं, क्या क्या हैं, कैसे कैसे हैं, इसका स्टडी हम करते हैं। ठीक है, हम आपको इसमें ले चलते हैं आगे। ठीक है। सबसे पहली चीज़ जानिए कि जानना ये है कि हमें कि इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, यही पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मान लिया जो है हमने एक बना दिया, क्या, ह्यूमन बना दिया। ठीक, मान लिया ये इसकी नाभि है। ठीक, ऊपर का जो हिस्सा है ये इसका पेक्टोरल रीजन कहलाएगा। ऊपर का जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, पेक्टोरल रीजन, पेक्टोरल रीजन बोलेंगे। ठीक है। नीचे का जो पार्ट्स है आपको जो दिखेगा, हाइंड, ये पैर को लेकर के नहीं,
पैर छोड़ देते हैं। नीचे का जो पार्ट है इसको पेल्विक रीजन बोलते हैं, पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या है, श्रोणि क्षेत्र। ठीक, श्रोणि क्षेत्र जो होता है जिसको हम आसानी से मूवमेंट करा सकते हैं उसको पेल्विक रीजन, और नीचे के पार्ट को हम बोलते हैं क्या, श्रोणि क्षेत्र। ठीक है, श्रोणि क्षेत्र पढ़ने से बाद जो है हम देखेंगे कि जो हमारा टेस्टिस होता है, या सबसे पहले चीज़ ये जानिए कि इसमें आवश्यक अंग कौन कौन से हैं, सहायक अंग कौन कौन से हैं। ठीक है, आवश्यक अंग कौन कौन से हैं, सहायक अंग कौन कौन से हैं। आवश्यक अंग में, आवश्यक अंग में क्या है आपका, टेस्टिस है, टेस्टिस है। इसी टेस्टिस को क्या कहते हैं हम लोग, वृषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृषण बोलते हैं, जो कि कितना होता है, एक जोड़ी होता है, एक जोड़ी, एक पेयर आपका टेस्टिस पाया जाता है। ठीक है, टेस्टिस में ही जो होता है वो किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। टेस्टिस में किस जगह होता है हम आपको बताते हैं। ठीक है, और आपके सहायक अंग जो होते हैं, सहायक अंग हमारे जो होते हैं, सहायक अंग जिसको हम बोलते हैं एक्सेसरी ऑर्गन, एक्सेसरी ऑर्गन, एक्सेसरी ऑर्गन्स बोलते हैं। क्लियर, ये एक्सेसरी ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसे आपका हो गया क्या, वास इफ्रेंसिया हो गया, वास इफ्रेंसिया, वास डिफरेंसिया, वास डिफरेंसिया हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हो गई, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स हो गई। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हो गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी क्या आएंगी, वास डिफरेंसिया हो गई, वास डिफरेंसिया हो गई, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हो गई। ठीक, ये सारे हमारे क्या हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक, डियर स्टूडेंट्स, हम आते हैं वापस, जब कोई बच्चा जो होता है, कोई बेबी जो होता है, जब माँ के गर्भ में होता है, माँ के एम्ब्रियो में होता है, तो उस टाइम में जब उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसका जब विकास हो रहा होता है, उस समय मान लिया इसको हमने पेल्विक रीजन बना दिया। ठीक है, ये आपका हाइंड, इधर आपका क्या बना देंगे, लेग्स बना देंगे। ठीक है, लेग्स को छोड़िए, लेग्स का कोई वो नहीं है, इशू नहीं है। पेल्विक रीजन में क्या बनाएंगे हम, ये यहाँ पे हम बनाएंगे क्या, टेस्टिस, टेस्टिस। ठीक है, यहाँ हम क्या बनाएंगे, टेस्टिस बनाएंगे, वृषण बनाएंगे। क्लियर, ये वृषण है। वृषण का जो विकास होता है किसी बच्चे में, जब वो माँ के गर्भ में होता है, तो 6 मंथ तक जो है उसका विकास, जो टेस्टिस उसकी होती है वो बाहर नहीं आई रहती है। ठीक है, स्टार्टिंग की फेज में मेल और फीमेल्स, जो बेबी गर्ल्स का जो डेवलपमेंट हो रहा होता है वो सेम होता है। जब उसका सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है, कब होता है, आपका 6 मंथ जो होता है अच्छी तरीके से 7th मंथ में जो होता है, 7वें महीने में गर्भ के क्या होगा, ये आपका टेस्टिस जो होता है ये अंदर से बाहर की तरफ नीचे आता है, ये नीचे की टाइप में यहाँ आके प्रेजेंट होता है। ठीक है, वापस आता है। ठीक, उसके पहले नहीं आता है। अच्छा, ये टेस्टिस जो होता है उसका नीचे हैंग होने का वर्ग क्या है, ऐसा क्यों जो है कि टेस्टिस नीचे ही क्यों होता है, हैंगिंग पोजीशन में क्यों होता है। वो एब्डोमेन पार्ट में भी हो सकता था,
रीजन क्या है टेस्टिस के नीचे हैंग करने का? हैंग करने का एक मोटो है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है, बॉडी का टेम्परेचर हमारे कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है नॉर्मल टेम्परेचर। और हमारे स्पर्म बॉडी में स्पर्म की जो फॉर्मेशन होती है, उस स्पर्म को फॉर्म करने के लिए, स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर कम चाहिए होता है। ठीक है, मीन्स आप मान लीजिए कि 34 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर रहेगा तभी आपकी बॉडी में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। आपकी बॉडी में या किसी भी मेल की बॉडी में अगर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा? 34 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड, एक एवरेज सेंटीग्रेड हमने दिया है। मीन्स बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए, तभी स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक, किसी किसी कंडीशन में जो होता है हम देखते हैं कि बच्चे के अंदर ये बाहर आने की जो प्रोसेस है, टेस्टिस बाहर आने में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, जब टेस्टिस हमारा बाहर ही नहीं आएगा, ठीक, तो वो बच्चा पूरी तरीके से इनफर्टाइल हो जाएगा। मीन्स भविष्य में फ्यूचर टाइम में उसे क्या होगा, रिप्रोडक्शन करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उसके अंदर हार्मोन्स नहीं बनेगा। एंड्रोजन हार्मोन्स होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ये हार्मोन्स स्पर्म बनाने के लिए जो लीडिंग सेल्स होती है, हमारे टेस्टिस में लीडिंग सेल्स पाई जाती है। ठीक है, लीडिंग सेल्स पाई जाएगी, सर्टोली सेल्स पाए जाते हैं। 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, ये सेल्स को उत्तेजित करती हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। जब किसी को किसी पार्टनर के, अपने फीमेल पार्टनर्स या अपोजिट पार्टनर्स के थ्रू जब भी अट्रैक्शन होगा तो ये हार्मोन्स की वजह से ही होता है। ठीक, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जितनी तेज़ी से रिलीज होगा वो उतनी तेज़ी से अट्रैक्ट होगा। ठीक, अपोजिट सेम जो होता है फीमेल्स में भी आपका हार्मोन्स रिलीज होंगे, इसी वजह से उस पार्ट तरफ भी जो है अट्रैक्शन की प्रोसेस बनी रहती है। ठीक, क्लियर? ये आपका क्या था, टेस्टिस की प्रोसेस। कैसे टेस्टिस हमारा किस मंथ में बाहर आता है, 7वें महीने में बाहर आएगा। ठीक, यदि ये सही से प्रॉपर बाहर नहीं आया, बाहर ना आएगा तो मीन्स क्या हो जाएगा, बच्चा हमारा जो मेल है वो इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाएगा, नपुंसकता का शिकार हो जाएगा। वो क्या होगा, आने वाले समय में बच्चों को जन्म नहीं दे पाएगा। क्लियर? ये सारी प्रोसेस होगी। ठीक है, आइए वापस आते हैं अपने बुक पे। ठीक है, कह रहा है कि शरीर के बाहर उदर गुहा में, उदर गुहा के बाहर में जो हमारा उदर गुहा होता है, पेल्विक रीजन जो होती है, श्रोणि क्षेत्र जो होता है, उसके बाहर एक थैली जैसी संरचना होती है। इसी थैली को हम लोग जो है वृषण कोश या स्क्रॉटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रॉटम बोलते हैं। ठीक है, ये यू है, यू है। यहाँ पे ये क्या है, स्क्रॉटल सैक है, स्क्रॉटम है। इसी को हम बोलते क्या है, वृषण कोश। ठीक, वृषण कोश के अंदर ये हमारी क्या है, टेस्टिस है। क्या है, टेस्टिस का फॉर्मेशन है। ये टेस्टिस के ऊपर यहीं पे पाई जाती एपिडाइडिमिस पाई जाती है। जब किसी भी मेल्स में शुक्राणु जो होते हैं वो बन जाते हैं, बनने के बाद यहाँ पे स्टोर रहते हैं। कब से ज़्यादा 12 आवर टू 24 आवर। ठीक है,
किसी किसी कंडीशन में थोड़ा ज़्यादा भी हो जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट फिक्स नहीं है, बट ये यहाँ पे स्टोरेज का वर्क करता है। ठीक है, यहाँ से वास डिफरेंशिया होती है, फिर वास डिफरेंशिया निकलती है, निकलने के बाद कहाँ जाती है, ब्लैडर जो हमारा होता है उस ब्लैडर से होती हुई वापस घूमती हुई जो है वो कहाँ आती है, प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए दिखाते हैं कहाँ जाती है, कैसे आती है। यहाँ सबसे अच्छा दिखाया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ से जो है क्या निकलती है, यहाँ से स्क्वाइल्ड फॉर्म में निकली है, निकलने के बाद ये गई है क्या, शुक्राशय जिसको बोलते हैं, ये मूत्रवाहिनी है। ठीक है, मूत्रवाहिनी है जिसको बोलते हैं क्या, यूरिनरी ट्यूब्यूल्स या यूरिनरी डक्ट बोलते हैं। क्लियर, यूरिनरी डक्ट में जो होता है यूरिन पास होता है, हमारी किडनी से ये ज्वाइंट होती है, किडनी में जो फिल्टर होता है वहाँ से यूरिन लाने का काम यूरिनरी ब्लैडर में किसका होता है, इसका होता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के बाद जो है हमें मिलेगा क्या, ये शुक्राशय है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग वास डिफरेंशिया बोलते हैं। ठीक, वास डिफरेंशिया हमारा शुक्राणु को ले जाने का काम करता है। ये हमारा मूत्राशय है, हिंदी में मूत्राशय बोलेंगे, बट इंग्लिश में बोलेंगे यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलेंगे, यूरिनरी ब्लैडर बोलेंगे। ये हमारा शुक्राशय है। क्या है, शुक्राशय। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। इसके बाद सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती है, इसमें जो होता है 60 to 70% 60 to 70% सीमेन का 60 to 70% फ्लूइड जो होता है वो यहाँ से रिलीज किया जाता है शुक्राशय से। ठीक है, इसके बाद पुरस्थ जिसको हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है हमारा क्या होता है, एक होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड की क्वांटिटी 1 होती है, शुक्राशय की क्वांटिटी जो होती है 2 होती है। शुक्राशय कितने होते हैं, 2 होते हैं, और प्रोस्टेट ग्लैंड हमारे कितने होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आपका नीचे दिया है कंद मूत्र पथ ग्रंथि। ठीक है, ये इसको काउपर ग्लैंड्स बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड्स बोलते हैं। ये चिपचिपा सा पदार्थ एल्काइनी होता है, क्षारीय, ये रिलीज करता है। इसका रिलीज करने का मेन मोटो ये होता है कि ड्यूरिंग सेक्स, जब कॉपुलेटरी ऑर्गन या सेक्सुअल वर्क प्रोसेस चल रही हो, उस टाइम में क्या हो, फ्रिक्शन ना हो जाए, इससे हमारे जो शिश्न है ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे रगड़ ना लगे, रगड़ ना लगने की वजह से वहाँ पे कटे ना, सुरक्षा के लिए क्या करता है, चिपचिपा पदार्थ रिलीज करता है। और कंद मूंद ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। काउपर ग्लैंड्स जिसको कहा जाता है। ठीक है, काउपर ग्लैंड्स कहा जाता है। ठीक, ये प्रोसेस एपिडाइडेमिस से होता हुआ यहाँ पे डिवाइड होता है। ये दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये हमारी शरीर के तापमान से जो होता है 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। ये शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है। ठीक है, आपको अभी पहले बता चुके हैं कि जब बॉडी का टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहेगा तभी जो है शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, वयस्कों में प्रत्येक विषण अंडाकार होता है, अंडाकार होता है, अंडाकार आपको दिख भी रहा है, ये अंडाकार है। ठीक है, जिसकी लंबाई जो होती है 4 से 5 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक, टेस्टिस की लंबाई और चौड़ाई बताया गया है, लंबाई जो होती है 4 से 5 और चौड़ाई जो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। क्लियर, ये एक वृषण सघन आवरण से ढका रहता है। सघन आवरण बहुत ही डेंस एक लेयर होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वृषण में 250 से कक्ष होते हैं। कक्ष मतलब क्या होता है, ट्यूब्यूल्स, जिसको लोब्यूल्स बोलते हैं, टेस्टिस लोब्यूल्स। ठीक, कक्ष होते हैं जिन्हें वृषण पालिका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में जो होते हैं क्या होते हैं,
क्या होते हैं, 1 से लेकर 3 अतिकुंडलित शुक्रांजनन नलिकाएं जिसको सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। ठीक है, सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। एक टेस्टिस में क्या होता है, लगभग 200 से 250 से ज़्यादा या 250 क्या पाए जाते हैं, टेस्टिकुलर लेब्यूल्स होते हैं। और एक टेस्टिकुलर लेब्यूल्स में 1 से 3 क्या पाए जाते हैं, शुक्रजनक नलिकाएं जिसको सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स बोलती हैं। ठीक है, जिनमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं, यहीं पे शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, प्रत्येक शुक्राणु नलिका के भीतर का दो प्रकार की कोशिकाओं से स्थित होती हैं। एक जो होता है क्या आपका, नर जन्म कोशिकाएं होती हैं। ठीक, नर जन्म कोशिकाएं होती हैं जिसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। ठीक, और एक हमारा क्या होता है, सर्टोली सेल्स होती है। ठीक है, सर्टोली सेल होती है। जर्म सेल जो होती है ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो है शुक्राणु का निर्माण करने लगती है। और सर्टोली सेल्स जो होती है ये कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। एक जो है मियोसिस डिवीजन करेगा जिससे वहाँ पे क्रोमोसोम्स आपके बॉडी से क्या हो रहे हैं, हाफ हो रहे हैं। मीन्स आपकी जो सेल्स है उस सेल्स में मान लीजिए कि वह मानव है, मानव के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, उस 46 में से हाफ हो रहा है जब आपका मियोसिस होता है, मीन्स अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होगा कि यहाँ पे 2 पार्ट्स में क्या होगी, डिवाइडेशन होगा। मीन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएगा, मतलब कि 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अब बचेंगे। ठीक है, एक जो होता है वो करेगा, दूसरा सर्टोली सेल्स क्या करेगी, इसको जो है क्या करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। अंतराली इंटरस्टिशियल सेल्स, अंतराली अवकाश स्पेस कहा जाता है। इसमें छोटी छोटी रुधिर कोशिकाएं अंतराली कोशिकाओं या लीडिंग कोशिकाओं, ठीक, इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं। लीडिंग कोशिकाएं पुंजन एंड्रोजन नामक हाइड्रोजन का स्रावित करती हैं। लीडिंग सेल्स जो होती हैं वो किसका, पुंजन मतलब वो क्या होगा, एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन स्रावित करती हैं। और आपका जो वृषण जालिकाएं होती हैं, रीट टेस्टिस जो होती है, वास डिफरेंशिया होती है, एपिडिडाइमिस होती है और वास डिफरेंस होता है, डिफरेंशिया जिसको कहते हैं। ठीक है, वास डिफरेंशिया होती है। ये सारे आपके सहायक अंग होते हैं। ठीक है, ये सहायक अंग होते हैं। आपको दिखेगा, ये देखिए सर्टोली सेल्स है। सर्टोली सेल्स आपको जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। ये हमारे सर्टोली सेल्स हैं। यहाँ पे शुक्राणु का यही फॉर्मेशन हो रहा है। शुक्राणु का फॉर्मेशन जर्म सेल्स के थ्रू होता है। ठीक, और सर्टोली सेल्स क्या होती हैं, हार्मोन सिक्रेट करती हैं, एंड्रोजन। ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन सिक्रेट करती हैं जो कि क्या करेंगी, उस सेल्स को न्यूट्रिशन पोषण प्रदान करेगी। ठीक है, ये आपकी अंतराली कोशिकाएं होती हैं। ये बीच बीच में ये आपकी क्या हो जाएंगी, अंतराली कोशिकाएं हो जाएंगी। ठीक है, ये आपके अंतराली कोशिकाएं। क्लियर, शुक्राणु जनन की प्रोसेस में। ठीक है, और इस तरीके से शुक्राणु बन जाता है। बनने के बाद ये कहाँ जाएगा, एपिडिडाइमिस में जाएगा। एपिडिडाइमिस से होता हुआ कहाँ जाएगा, एपिडिडाइमिस में जाएगा। एपिडिडाइमिस से होता हुआ कहाँ जाएगा, वास डिफरेंशिया में जाएगा। वास डिफरेंशिया से होता हुआ कहाँ जाएगा, ब्लैडर से मूत्र वाहिनी मतलब मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर्स के पीछे से होता हुआ आपको मिलेगा क्या, शुक्राशय मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ठीक, अब सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स से होता हुआ ये ग्लैंड है, सेमनीफरस ग्लैंड है। ठीक, यहाँ से जो होता है सीमेन का 60 से 70% भाग, 60 से
70% भाग सीमेन का यही होता है। और 70 रख लीजिए। इसके बाद जो है 10 से 20% भाग जो होता है 10 to 20% जो पार्ट होता है सीमेन का वो प्रोस्टेट ग्लैंड से निकल जाएगा। और सीमेन में रियल में स्पर्म की क्वांटिटी 10% होती है। ठीक है, सीमेन तो सारी चीज़ हो गई। इसके बाद यहाँ से आकर के ये ओपन होगी। ठीक है, ओपन होगी क्या, मूत्र मार्ग जिसको यूरेथ्रा कहते हैं। यूरेथ्रा में ओपन होने के बाद ये क्या करेगी, शिश्न मुंड हमारा ये दिख रहा है। ये शिश्न मुंड जो होता है बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है। ठीक है, इस पर जब भी टच होता है ब्लड वेसल्स की कोई भी सेल्स टच होगी तो ये क्या करेगा, बहुत ही सेंसिटिविटी। और इसके ऊपर की जो कोशिकाएं होती हैं वो इरेक्शन का काम करती हैं, तनाव उत्पन्न करती हैं। ठीक है, जो कि शिश्न मुंड जो होता है ये स्पर्म को जो होता है फीमेल्स की वजाइना में अंदर डालने के काम में आता है। ठीक है, ये अग्राछद होता है। अग्राछद मीन्स क्या होता है कि इसके ऊपर एक पतली सी फ्री क्या होती है, स्किन होती है जो आगे पीछे हो करके उसको सहारा देने का काम करती है। ठीक है, सेंसिटिविटी प्रोवाइड करती है क्योंकि उस स्किन में भी क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। और वो ब्लड वेसल्स जो होती है किस पे टच होती है, आपका शिश्न मुंड पे प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग पेनिस कहते हैं। ठीक, ये प्रोसेस थी। प्रोसेस होने के बाद स्पर्म बन जाता है। स्पर्म की प्रोसेस क्लियर हो जाती है बनने के बाद, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस परफॉर्म हो जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में बस इतना ही था। अब हम लोग नेक्स्ट डे अगले लेक्चर में एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए अतुल्स एकेडमी क्लासेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।